हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आज हमारा गेहूं है। गेहूं जो बहुत दिनों से मन था बताने का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारी गेहूं इंडिया में सेकंड नंबर पे, मतलब सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन या उत्पादन सेकंड नंबर पे होता है। फर्स्ट में राइस है। ठीक है, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यानी गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या है? तो गेहूं का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और गेहूं का परिवार यानी गेहूं की फैमिली वो है पोएसी या ग्रेमनी। पोएसी या ग्रेमनी। गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का फैमिली है पोएसी या ग्रेमनी। अब है गेहूं का उत्पत्ति स्थान। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। गेहूं का वानस्पतिक नाम तो ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का फैमिली पोएसी या लेगुमिनेसी। और गेहूं का उत्पत्ति स्थान तो दक्षिण पश्चिम एशिया। अब है गेहूं का उन्नत प्रभेद। तो गेहूं का उन्नत प्रभेद जो है ना, वो ये ऐसे है: C306, K8027, PHD 2888, BRW सौरभ निर्जल। तो नेम तो है नहीं, ये तो नंबर डिजिट दे रखे हैं, इसको तो भाई आपको याद करना होगा। तब जैसे C306, K8027, HD 2888, सौर निर्जल, ऐसे करके बहुत है। तो आप इसको थोड़े देख लीजिएगा। तो 3 बार मतलब डेली के डेली एक बार प्रभेद को पढ़ लीजिएगा, वैरायटी को, तो आपको मतलब ध्यान पे हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब है गेहूं की उन्नत प्रभेद तो हमने पढ़ लिए। अब है गेहूं का कीट व्याधि। तो गेहूं का नाम क्या था? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के परिवार पोएसी या लेगुमिनेसी। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। गेहूं का उन्नत प्रभेद तो वही K306 ऐसे ही ना था जा C306 और K28 कितना था? 8027 था। ठीक है, अब है गेहूं का कीट व्याधि। तो गेहूं का कीट व्याधि को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। सॉरी, फसल के नाम तो गेहूं कीट व्याधि। गेहूं का कजरा, कजरा कीट। गेहूं का कौन सा है? कजरा कीट। फिर एग्रोटीस इप्सिलॉन, एग्रोटीस इप्सिलॉन। और लक्षण: छोटे पौधे विभिन्न जगह कटकर हानि। ये छोटे पौधे को विभिन्न जगह काटकर हानि पहुंचाते हैं। ये जो छुटकू है, ये दिख नहीं रहा है आपको? ये दिख रहा है? दिख रहा है? जो यही जो है ना, हमारे पौधे को काट देता है। बड़ा बदमाश है ये, बहुत बदमाश, गलत करता है ना। अब है हमारा क्या था इसका नाम? गेहूं का कजरा कीट। फिर मतलब कीट व्याधि रोग के कारक के नाम एग्रोटीस इप्सिलॉन। एग्रो एग यानी अंडा, एग्रोटीस टीस करता है, एग्रोटीस इप्सिलॉन। लॉन में हम लोग पढ़ते नहीं है, एग्रोटीस इप्सिलॉन हो गया। छोटे पौधों को विभिन्न जगह से काट कर हानि पहुंचाती है। इसकी एक क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी से बीज को उपचारित करनी चाहिए। और खड़ी फसल में आक्रमण होने पर क्लोरोफास 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। देखो, क्लोरोपाइरीफॉस से बीज को उपचारित भी करनी चाहिए। और खड़ी फसल यानी खड़ी फसल मतलब जब हमारा फसल लग गया हो तब इसकी 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी कर देना चाहिए। यही इसी के लिए नियंत्रण करना चाहिए। यही बहुत बदमाश है, बहुत नुकसान करता है किसानों का। अब है सेकंड, अनावृत कलिका, यूस्टिलागो ट्रिस्टिसी। यूस्टिलागो ट्रिस्टिसी, यूस्टिलागो ट्रिस्टिसी।
अब संक्रमित पौधे की बालियां पहले निकलती हैं, बाली में दाने की जगह काला चूर्ण बन जाता है। देखिए ये तो काला चूर्ण बन गया, ये तो बीमारी की वजह से, पर गेहूं की एक वैरायटी जो होती है ना वो ब्लैक होती है, आपको पता ही होगा ना। बीज को धूप में सुखाना चाहिए, वीटा वैक्स या बेवस्टिन से बीज को उपचारित करना चाहिए। ऐसे ही ये जो दिख रहे हैं ना, ऐसे हो जाते हैं गेहूं, ये ऐसे ही हो जाते हैं गेहूं हमारे। बीज को धूप में सुखाना चाहिए, बीटा वैक्स या बेविस्टिन का उपचार करने संक्रमित पौधे की बलिया कालियां हो जाती है। जुस्टिलागो ट्रिस्टिसी अनावृत कलिका हो जाती है। ठीक है, अब हमारा है, हम तो कीट व्याधि पढ़ लिए ना, तो गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं की फैमिली कौन सा होती है? तो गेहूं की फैमिली हम ये पोएसी और ग्रेमनी होती है। फिर उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया होती है। और उसमें कौन सा कीट लगता है? तो गेहूं का कजरा कीट एग्रोटीज इप्सिलॉन, जो पौधे को छोटे भाग में ही काट काट के पहुंचा देते हैं हानि। इसके लिए क्लोरीपाइरीफॉस का यूज करते हैं, और भी खड़ी फसल में भी यूज कर देते हैं। दूसरा था अनावृत कलिका। तो अनावृत कलिका किसके कारण होता है? तो यूस्टिलागो ट्रिटिसी, यूस्टिलागो ट्रिटिसी। देखो पहला क्या था? इप्सिलॉन नहीं, एग्रोटीन इप्सिलॉन। दूसरा था यूस्टिलागो ट्रिटिसी। ठीक है, संक्रमित पौधे की पत्तियां काली हो जाती है, और बीज को उसके लिए क्या करते हैं? तो बीज को हम सुखाते हैं। ठीक है, और बीटा वैक्स या बेविस्टिन का बीज उपचारित करते हैं। अब है ये देखिए हमारा ये गेहूं है, और यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा मौस दिख रहे हैं, बाली पे चढ़ा हुआ। कितना प्यारा है ना, क्यूट है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको डाला है पीछे में। दिख रहे हैं इतनी सा ये भी बहुत नुकसान करता है। हमारे फसल जब खड़ी रहती है ना, तो उसके जड़ को काट देती है, बहुत नुकसान करती है। और जब हमारी गेहूं की स्टोरेज होती है तो उसमें भी ये मतलब बर्बाद कर देते हैं। पर क्या करें, इनका भी तो है ना, कौन देगा खाना? हम सब ही नहीं देंगे। ठीक है, गेहूं की जलवायु। अब गेहूं की जलवायु आप सबको तो पता ही होगी ना, कि गेहूं हमारी रबी मौसम की क्रॉप है, तो इसको ठंडी मौसम ही तो चाहिए है। गेहूं ठंडे मौसम की फसल है, इसके लिए विभिन्न अवस्थाओं पर भिन्न भिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरता के लिए इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तब बढ़वाड़ के लिए तापमान 25, यानी अंकुरन के लिए 20 से 25, बढ़वाड़ के लिए 25 डिग्री। पकते समय इसका तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा में कम होने पर निश्चित होते हैं। इस स्थिति में बिहार राज्य में जहाँ ठंडा पड़ता है, जलवायु परिवर्तन गेहूं की उत्पादकता प्रतिकूल। देखिए इसकी बढ़वाड़, इसके अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, और इष्टतम बढ़वाड़ के लिए 25 डिग्री सेल्सियस इष्टतम औसत तापमान। और इसके लिए औसत तापमान जो उपयुक्त होती है पकने के लिए, वो होती है 14 से 25। मैं आपको बताती हूँ, देखो अंकुरन के लिए 20 से 25 हो गए ना, किसके लिए? तो अंकुरन के लिए 20 से 25 हो गए, और 25 हो गई बढ़वाड़ के लिए, बढ़वाड़ के लिए, और 14 से 15 हो गए किसके लिए? पकने के लिए ना, पकने के लिए। समझ आएगी? कैसे आएगी? ये तो मिक्सअप होगी ना, खिचड़ी बन गई। कोई बात नहीं, देखो 20 से 25 मतलब 20 से 25 चाहिए हमको, 20 से 25 चाहिए अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए, और 25 डायरेक्ट चाहिए बढ़वाड़ के लिए, और 14 से 15 कितना होनी चाहिए? तो पकने के लिए ना, पकने के लिए हमारा इसका टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और गेहूं में इसकी स्टोरेज भी होगी ना, स्टोरेज शायद इसकी जो स्टोरेज होती है
यानी भंडारण जो होती है वो शायद 12 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, 12% नमी होनी चाहिए, सॉरी मॉइस्चराइज जो होती है वो 12% होनी चाहिए। तो हमारी जलवायु तो हो गई। ओ ये घसक ही नहीं रहा। तो गेहूं की जलवायु हो गई। अब गेहूं की मिट्टी यानी हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। जल निकासी और सिंचाई की उचित रेतीली मिट्टी में भी गेहूं की खेती की जा सकती है। गेहूं के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 पॉइंट यानी उदासीन, ठीक है, छात्र गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं होती। देखिए गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी चाहिए, ठीक है, कैसी चाहिए, गेहूं की खेती के लिए हमें दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। और इसका पीएच जो मान होता है वो 7 पीएच होना चाहिए, यानी कि उदासीन, जो ना अम्लीय होनी चाहिए ना क्षारीय होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। अच्छा होता है 7 में, वैसे कम और ज़्यादा रहे तो चलता है, क्योंकि हम उसको ये चूना डाल के, हम पढ़े थे ना, चूना उना डाल के आराम से उसको क्षारीय को कम किया जा सकता है। हाँ, अब तो हो गई इसकी मिट्टी भी हो गई। अब होंगे हमारे सस्य क्रिया, शायद नहीं, क्रिटिकल स्टेज होगी। गेहूं की क्रांति अवस्था। गेहूं की क्रांति अवस्था को हमने आपको 4 चैप्टर में पढ़ाए थे ना, मतलब टोटल फसल की, लगभग फसल की क्रांति अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज के बारे में बताए थे कि वैसी स्थिति जिसमें फसल को जल की यानी नमी की आवश्यकता होती है, क्रिटिकल स्टेज कहती है। अगर उस अवस्था में हमारी फसल को अगर जल यानी वाटर नहीं मिले तो वो क्या होंगी, उसकी उपज में बहुत कमी आ जाएंगी। तो क्रिटिकल स्टेज वही की स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे ले रखी हूँ, ठीक है। तो गेहूं का होता है सिर से जड़ निकलने की अवस्था में, तने में जुराब की अवस्था, दाने में फूल दूध की अवस्था। तो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, पर मैंने सोचा यहाँ पे भी ऐड कर ही देती हूँ, पर आप वहाँ पे देखो। यही तो हमारे प्यारे से गेहूं जी है ना। ये सिर से जड़ की वही अवस्था, ऐसे ही रूट, इसमें ना हमें सिंचाई देनी होनी चाहिए। उसके बाद ये टिलरिंग, ऐसे ही ये ऐसे जब इतने को हो जाए तो उसकी सिंचाई होनी चाहिए। वे ज्वाइंटिंग, जब उसकी ज्वाइंट होती है ना तब देनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं इसको ज्वाइंट हो रहा है। फ्लावरिंग, जब पौधा फूलता है उस टाइम भी की देनी चाहिए। अब है मिल्किंग, जब इसमें दूध आते हैं मिल्किंग में। उसके बाद ड्रफ, जब इसकी अंदर की जो होती है ना वो बढ़ जाती है तब। अब है क्रांति अवस्था तो हो गई। अब हमारी क्या है, तो वह गेहूं की सस्य क्रिया। पढ़ना है गेहूं की सस्य क्रिया।
मैं वीडियोस में डाल देती हूँ कि वीडियो देखने से ना ज़्यादा समझ आ जाता है, तो ये वीडियो मुझे मिल जाते हैं तो मैं डाल देती हूँ कि समझाने के लिए डाल देती हूँ, तो मैं कहीं से ये वीडियो लाती ही हूँ और आप सबको ही समझाने के लिए लाती हूँ। तो वैसे ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गेहूं की शस्य क्रिया। तो गेहूं की शस्य क्रिया में सबसे पहले भूमि की तैयारी। गेहूं की खेती में भूमि की तैयारी को धारना बहुत बदलाव आए हैं। पहले मिट्टी को मैदान की तरह भुरभुरी बना लेते। देखिए भूमि की तैयारी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले उसकी जो खरपतवार होंगी उसको हटा लिया जाएंगे, ठीक है, हटा लिया जाएगा। उसके बाद गेहूं वाली खेत को ट्रैक्टर चला के मतलब 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला के उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लेंगे, ठीक है। उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर गोबर की खाद या कंपोस्ट हो तो उसे हम मिला सकते हैं। खरपतवार भी उसका प्रबंधन है, खरपतवार को रासायनिक या यांत्रिक विधि से उसका पहले ही खत्म कर लेंगे, तब बीज का बुआई करेंगे, ठीक है। तो अब है बीज उपचार। तो बीज उपचार थीरम एग्रोसेन नामक या वीटावैक्स का 2.5 ग्राम की प्रति बीज के दर से बीजो उपचार। उपचारित बीज से बीज जनित रोग होने का भय नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जो वो पहले थे दो रोग थे ना। एक रोग था गेहूं का कजरा जो एग्रोटीस इप्सिलॉन के कारण हुआ था, और दूसरा यूस्टिलागोट्रिटिसी और एग्रोटीस इप्सिलॉन, ये दोनों में बताया गया था ना कि क्लोरीपाइरीफॉस का उपचारित करना चाहिए, और दूसरा में बताया गया था कि बीटावैक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर हम किए रहेंगे तो हमारे फसल को एग्रोटीस इप्सिलॉन और यूस्टिलागोट्रिटिसी नामक बीमारी नहीं होगी ना, तो हम पहले ही उपचार कर लेंगे। वही है, गेहूँ मतलब भूमि को तैयार कर लिए, फिर बीज के उपचार कर लिए, गेहूं का तैयार भी कर लिए, बीज का उपचार भी हो गया। अब है पंक्ति से पंक्ति। तो समय की पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी मतलब 20 से 22 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और गेहूं की गहराई जो थी किसी भी हालत में 3 सेंटीमीटर से नीचे गेहूं की बीज को नहीं डालना है, ठीक है। तो वही है उसमें। अब मतलब हाँ, फिर बुआई की विधि। अब बुआई की विधि, तो गेहूं की बुआई छिड़कावा विधि से बहुत सारी सील ड्रिल से होती है। तो पहले पढ़ लेंगे छिड़कावा विधि। कल्टीवेटर लगे ट्रैक्टर में खेत की जुताई कर बीज की छिड़कावा विधि से बुआई करते हैं। पुनः कल्टीवेटर से बीज को मिला दिया जाता है। इस विधि में नई बुआई न तो पंक्ति की दूरी होती है, गहराई का ध्यान रखता है। देखो हमारे इधर भी, मेरे गांव में भी छिड़कावा विधि का यूज़ किया जाता है। इसमें हाथों से बीज को छींट दिया जाता है खेत में, फिर कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर से भूमि को मिलाया जाता है। पर इससे क्या होती है कि पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी और इसकी जो मिट्टी 3 सेंटीमीटर इसकी बीज नहीं जाना चाहिए, उससे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका ध्यान हमें नहीं हो पाता है, ठीक है। अब है सील ड्रिल का। सील ड्रिल बीज बोने का एक यंत्र है जिसमें बीज और उर्वरक के लिए अलग अलग बक्सा लगा होता है। खेत तैयारी के उपरांत इस यंत्र के द्वारा उपयुक्त पंक्ति की दूरी एवं गहराई के हिसाब से बुआई की जाती है, ठीक है। इस सील ड्रिल में 2 बक्से लगे रहते हैं, एक में बीज एक में उर्वरक का, इसमें डाल दिया जाता है और पंक्ति से पंक्ति इसमें बीज वो गिरते रहते हैं। अब है शून्य जुताई मिशन द्वारा। शून्य जुताई मिशन के द्वारा, तो सील ड्रिल मशीन की तरह ही शून्य जुताई मिशन भी बुआई का कार्य करता है। फर्क सिर्फ इस है कि इस यंत्र में बुआई करने के पूर्व खेत की जुताई आवश्यकता नहीं होती है। यंत्र में हल के फार की जगह ब्लेड लगा होता है, जिससे मिट्टी में एक चीरा बनता है और खाद एवं बीज की बुआई उपयुक्त स्थान पर हो जाता है, ठीक है। इसमें ब्लेड लगे रहते हैं जो मिट्टी की मिट्टी को फाड़ता है, उसमें से बीज और उर्वरक गिरते हैं और हमारी जितनी पंक्ति की दूरी है वहाँ पे अपने आप बीज की बुआई हो जाती। बीज गिरने का दर एवं गहराई की आवश्यकता अनुसार बुआई के पूर्व व्यवस्थित कर लेना आवश्यक है। बुआई के बाद खेत में पाटा लगाने की आवश्यकता
सकता। और इसमें देखो ट्रैक्टर से या शून्य जुताई से या छिटकवट विधि से करते तो हमें पाटाचर यानी समतल करने की आवश्यकता होती है, पर शून्य जुताई में पाटा चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने तो बुआई पढ़ ली है, अब है सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई यानी इरिगेशन हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि गेहूं में 6 सिंचाई करनी चाहिए क्योंकि 6 क्रिटिकल स्टेज होती है, पर हमारे इधर तो नहीं 6 नहीं की जाती, 2 की जाती है। एक वो क्राउन मतलब शीर्ष जड़ जुट की अवस्था में, और दूसरी सिंचाई वही मिल्किंग स्टेज में की जाती है। अब है गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक समय की सिंचाई किया जाए। आमतौर पर 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में 6 से 8 घंटे दिखाई न पड़े, अन्यथा अधिक जल जमाव से पौधे पीले पड़ जाएंगे तथा उनमें श्वसन की क्रिया अस्थायी हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे दिया है कि एक सिंचाई शीर्ष जल हम आपको दिखाए थे जो 20 से 25 दिन का होता है, तो वो छोटे ही रहते हैं, थोड़ी सी जड़ निकली होती है। फिर दूसरी सिंचाई जड़ निकलने के समय तथा बाली निकलने के समय हम ज्वाइंटिंग होती तो 20 से 25 दिन के बाद। उसके बाद है तीसरी सिंचाई, तो ये भी मतलब रूट निकलने के समय, तो उसमें 20 से 25 या 65 से 70 या 90 से 100 दिनों के बाद की जाती है। ओ ये हटता ही नहीं रहता। हाँ, तो तीसरी सिंचाई भी हो गया, हम तो आपको बता ही है अभी। अब होगी चौथी सिंचाई। ग्राउंड रूट निकलने के समय, कल्ले निकलने की अंतिम अवस्था में, गावा निकलने के समय, दाना में दूध भरने के समय यानी कि मिल्किंग स्टेज 20 से 25, वही 100 दिन में करते हैं। ठीक है, अब है निराई गुड़ाई एवं खरपतवार प्रबंधन। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि निराई गुड़ाई करके, अब जैसे ऐसे खरपतवार है, जैसे ऐसे हो गया खरपतवार, तो पहला यांत्रिक और दूसरा ऐसे करके रासायनिक लिख देंगे। यांत्रिक में खुरपी कोदाली का यूज करेंगे। हाँ, तो वही यांत्रिक विधि में खुरपी कोदाल का यूज करते हैं, और इसके लिए 2,4-D गेहूं में 2,4-D रासायनिक के लिए 2,4-D, क्योंकि गेहूं का 2,4-D मेरे इधर भी यूज किया जाता है। हमने आपको बताया था ना कि गेहूं की एक वैरायटी काली भी होती है, वही हम आपको ये गेहूं की ब्लैक वैरायटी जो काली होती है, ऐसी दिखती है, उसकी बाल ही ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये ब्लैक वाली क्या है, वीट है, देख रहे हो, ये ऐसी ब्लैक वीट, और ये ऐसे ही इसके पौधे जब ये पक जाते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं। ये ब्लू वाली है, गेहूं की एक वैरायटी ब्लू भी होती है। तो ये हो गई ब्लैक वाली और ये होगी ब्लू वाली। देख रहे हैं, इसकी धान मतलब इसकी बाली का कलर भी ब्लू है। अब है देखो, हम जो खाते हैं गेहूं वो ये कलर की है, हम जो नॉर्मली खाते हैं ये वाइट होती है। ये पर्पल गेहूं की कलर है, ये ब्लू, ये ब्लू वाली हो गई। फिर से मैं बताती हूँ, ठीक है। हम जो खाते हैं वो ये कलर की है, ये कलर की होती है, और ये पर्पल रेड कलर की है। ठीक है, ये रेड कलर की होती है। ये हो गई ब्लैक, तो ब्लैक कलर की होती है। और इसके बाद ये हो जाती है, ये हो गई ब्लैक, ये हो गई ब्लू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि, और ये हम लोग रोटी ये इसका ना खाते हैं, इसका खाते हैं। तो और ये हो गई ब्लैक, ये ब्लैक वाली है। ठीक है, ये ब्लू वाली है, ये पर्पल कलर की, ये वाइट जो हम खाते हैं ये है। और ये ब्लैक वाली है, ये ब्लू वाली है, और ये पर्पल कलर वाली है। ठीक है, हम जो रोटी खाते हैं उसकी कलर ऐसी होती है। ये पर्पल वाली रोटी की कलर ऐसी होती है, ब्लू वाली की रोटी ऐसी होती है, और ब्लैक वाली की रोटी ऐसी होती है।
ये ऐसी की ऐसी रोटी, ऐसी की ऐसी रोटी, ऐसी ब्लैक वाली, ब्लू वाली की वाइट वाली, और ये इसकी तो ब्लैक कलर की। ठीक है। अब पाया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ एंथोसाइनिन, मतलब कितने होते हैं, तो पर्पल कलर में जो होते हैं वो 40 होते हैं, मतलब 40% बोल सकते हैं ऐसे, पर यहाँ पे तो 140 है, पता नहीं कितना होगा, कितने में कितना, पर 40 होता है ऐसे। ब्लैक व्हीट में 140 होता है, 140, ब्लू में 80 होता है, नॉर्मल गेहूं में 5 ही होता है। अब पता नहीं क्या है, मतलब एंथोसाइनिन। तो हमने तो देख लिए ना कि गेहूं 4 कलर के हैं। कौन कौन से, तो वाइट जो हम खाते हैं, एक ब्लैक वाली थी, एक ब्लू वाली थी, एक पर्पल वाली थी। मुझे तो पता नहीं था, आज आज नहीं, कुछ दिन पहले पता चला। ठीक है। अब है निकाय गुड़ाई एवं खरपतवार। तो हम तो आपको बता ही दिए हैं कि खुरपी कोदाल से यांत्रिक विधि का कर लेंगे, और 2,4-D से हम रासायनिक का कर लेंगे ना। अब है कटनी दौनी। कटाई एवं दौनी, फसल पकने की सुबह के समय कटाई के उपरांत जल्द ही दौनी कर बीजों को अलग कर लेना चाहिए। पता है क्या क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि कटाई होते हमारे इधर होता है, जब फसल की कटाई होती है ना मेरी, तो बारिश आ जाती है। बारिश आ जाने से वो जितनी कटाई हुई रहती है बाली, वो सब बारिश में भीग जाते हैं, और बहुत सारे गेहूं उसी टाइम कुछ घंटे के बाद फूल जाते हैं, और उसमें अंकुरित भी हो जाते हैं, जिससे हम किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वही तो, इसीलिए मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उनसे सलाह ली जाती है कि वो सूचना कर दे देते हैं कि बारिश होने वाली है, तो उस टाइम से पहले ही हम क्या करते हैं, कटनी दौनी कर लेते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। इस बार भी गेहूं की बुआई मेरी इधर तो नहीं हुई है, क्योंकि हमारे इधर वो अभी तक पानी ही लगी हुई है खेत में ना, इसलिए बुआई नहीं हुई। पर अब अप्रैल में या मार्च में जाके जब कटनी होगी ना, कटाई होगी, तो बरसात जी महाराज कहेंगे ना ना, आज तो हम जम के बरसेंगे, और सारे फसल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। फसल के पकने से सुबह में, मतलब सुबह में करनी चाहिए, क्योंकि दिन में उसकी जो बाली रहती है ना, वो सूख जाती है, जिससे कटने से वो बाली झड़ जाती है, और गेहूं अधिक जब पक जाते हैं तो उसके दाने खेत में ही गिर जाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। ऐसी कोई मशीन आती ना जिसे नुकसान को रोका। वैसे कंबाइन वो आया था जो कटनी दौनी एक साथ करता था, पर वो यानी उसकी वनस्पतिक होते हैं ना भूसे, उसको वो ज़्यादा नहीं कर पाते, किसान को तो उससे भी प्रॉफिट होती है ना। अब है भंडारण। तो भंडारण में रखने के पूर्व बीज को अच्छी तरह धूप सुखा लेनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ भी होते हैं। तथा बीज हेतु रखी जाने वाली किस्म को दवा से उपचारित कर भंडारित करना चाहिए। हमारे इधर भी आता है सल्फर 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 शायद, हाँ सल्फर का यूज किया जाता है भंडारण में हमारे यहाँ के टैबलेट होते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी वीडियो को सच में देखने के लिए। और आप गेहूं और वीट और राइस, गेहूं और धान बहुत इम्पोर्टेंट है, टमाटो भी इम्पोर्टेंट है। और पता है 4 चैप्टर में जो होता है कि सिंचाई की व्यवस्था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं, और सिंचाई की विभिन्न व्यवस्था को लिखे 5 नंबर में आते हैं। आप पक्का देख लो, मैंने वीडियो डाला है। उसके बाद विपणन की व्यवस्था को ये इस बार पिछले साल पूछ दिया विपणन की व्यवस्था को, पर विपणन अनुबंध खेती और अनुबंध खेती की क्या वो आगे मैं डालूंगी। फिलहाल थैंक यू एंड
आप सब बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त नंबर लाइए, एकदम मस्त वाले नंबर।